पिछले क्लास तक हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन देखे थे सॉलिड स्टेट टॉपिक में। वो सारे बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है ना। लैटिस किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं, है ना। लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट भी 4 प्रकार का हो सकता है। 3 नंबर का इंपॉर्टेंस याद रखना। 7 ब्रेवियस लैटिस, 14 ब्रेवियस लैटिस, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 ब्रेवियस लैटिस एंड 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन अ क्यूब। क्यूब में 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बता रखा है। क्लियर है ये। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट को घुमाया जाए तो हमको सेम व्यू मिलता हो हर डेफिनेट एंगल ऑफ रोटेशन पे। जैसे एक क्यूब रखा हुआ है सामने, तो क्यूब का सामने क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर फेस दिख रहा है। अगर उसको एक एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से जैसे ही घुमाओगे तो फिर से एक स्क्वायर फेस सामने आएगा। सेम व्यू मिल रहा है 90 डिग्री पे, उसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहें। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एक एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए और डेफिनेट एंगल पे हमको सिमिलर व्यू मिलता चला जाए तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पिछले क्लास तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, एक्सिस ऑफ, हाँ, तीसरा वाला नहीं, ये तो मैंने आपको ऐसा इमेजिन करवाने का कोशिश किया था कि एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। ये भी एक क्यूब है कि नहीं। तो अगर एक एक्सिस को हम लोग इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच से अगर हम एक एक्सिस पास करें तो जब हम लोग घुमाएंगे तो हम लोग को तब भी सिमिलर व्यू मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, है कि नहीं है। मान लो कि ये आपको सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है सामने, कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं। जब हम इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे तो फिर से जो पीछे वाला फेस है वो सामने आ जाएगा, फिर से आपको वही दिखेगा। तो यह 180 डिग्री से घुमाने से हम लोग को सिमिलर व्यू मिलता चला जाएगा। देयरफॉर दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कितने मिलेंगे, ये एक्सिस कितने एज को कांटेक्ट में रखा है, 2 एज को कांटेक्ट में रखा है। टोटल कितने एज होते हैं, 12। तो 12 डिवाइड बाई 2, ऐसे एक्सिस कितने होंगे, 6 एक्सिस होंगे। क्लियर। अगला टर्म लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, it is the total number of nearest neighbor. It is the total number of nearest neighbor. It is the total number of nearest neighbor. It is the total number of nearest neighbor present for any constituent atom or molecule. It is the total number of nearest neighbor present. It is the total number of nearest neighbor present for a particular constituent atom or molecule or ion. It is the total number of nearest neighbor present for a particular constituent atom or molecule or ion. सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल में या लैटिस में एक पर्टिकुलर एटम के कितने नियरेस्ट नेबर हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे मान लो कि हम एटम है, मेरा कितना नियरेस्ट नेबर हुआ, 1 2 3 4, ये 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। लेकिन हम तुमसे पूछ सकते हैं कि यार उसका सेकंड नियरेस्ट नेबर कितना। जैसे मेरे लिए सेकंड नियरेस्ट नेबर कितना, अब वो वाला रो में आ जाएगा 1 2 3। तीसरा नियरेस्ट नेबर कितना, 1 2 3। चौथा नियरेस्ट नेबर कितना, वो चारों। समझ में आ रहा है। हम लोग नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर अलग अलग निकाल सकते हैं। पहला नियरेस्ट नेबर, पहला पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी, तीसरा पड़ोसी। समझ में आ रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा पहला क्लोजेस्ट पड़ोसियों का नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। समझ में आ रहा है। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। अलग अलग यूनिट सेल में हम लोग पता करेंगे कि कितना कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। अभी रटने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आंख से देखोगे कि सिंपल क्यूबिक में कितना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितना, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। खैर अभी डेफिनेशन याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर फॉर अ पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे लिखो, पैकिंग इन सॉलिड्स।
पैकिंग इन सॉलिड्स, एक स्टेटमेंट नोट करो, सॉलिड ऑलवेज ट्राइज टू गेट पैक्ड, सॉलिड ऑलवेज ट्राइज टू गेट पैक्ड इन अ हाईली क्लोज्ड मैनर, solid always tries to get packed, solid always tries to get packed in a highly closed manner, highly closed manner. सभी सॉलिड में क्लोज्ड पैकिंग ऑब्जर्व होता है। जितना पास हो सके एटम और मॉलिक्यूल उतना अच्छा सॉलिड स्टेट बोलेंगे। जितना पास हो सके एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के, जितना क्लोजली पैक्ड होगा वो बेस्ट सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट ऑलवेज ट्राइज टू गेट पैक्ड इन अ वेरी हाईली क्लोज्ड मैनर। कोई भी सॉलिड में क्लोज्ड पैकिंग ऑब्जर्व होता है। तो क्लोज्ड पैकिंग का तो हम लोग डिटेल आगे देखेंगे, पहले बेसिक देख लो कि कैसे हम लोग पैकिंग का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ पैकिंग, एनालिसिस ऑफ पैकिंग, एनालिसिस ऑफ पैकिंग। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं टू डिमेंशनल पैकिंग, टू डिमेंशनल पैकिंग। आप सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना कि आपको स्फेरिकल मार्बल्स दिए गए हैं, स्फेरिकल शेप के मार्बल्स आपके सामने रखा हुआ है और आपसे बोला गया कि उस मार्बल को दो डिमेंशनल प्लेन पे अरेंज करो, दो डिमेंशनल प्लेन पे अरेंज करो, थ्री डिमेंशनल नहीं, दो डिमेंशनल प्लेन पे अरेंज करो। मतलब एक प्लेन पे अरेंज करो, उन मार्बलों को एक प्लेन पे अरेंज करो। तो आपके सामने दो तरीका आएगा। पहला तरीका, और उस पहले तरीके को हम लोग कहते हैं स्क्वायर पैकिंग। पहला तरीके को कहते हैं हम लोग स्क्वायर पैकिंग। तो आप क्या करोगे उस केस में, मार्बल का ये पहला रो बनाओगे, हर मार्बल एक दूसरे से टच करता हुआ, और दूसरा रो जो उसी प्लेन पे क्रिएट करोगे स्क्वायर पैकिंग में, ठीक एक के नीचे एक, ठीक एक के नीचे एक अगर हम अरेंज कर दिए, सारे मार्बलों का रेडियस क्या है, आर, रेडियस ऑफ ईच मार्बल इज आर। स्क्वायर पैकिंग मतलब एक ही प्लेन पे मार्बलों का अरेंजमेंट, लेकिन ठीक एक के नीचे एक इस तरीके से अगर हम अरेंज कर दिए तो ऐसे पैकिंग को हम लोग कहते हैं स्क्वायर पैकिंग। रिमेंबर, टू डिमेंशनल पैकिंग में, इन 2D पैकिंग कौन सा पैरामीटर आएगा, दो पैरामीटर आएंगे, एक आएगा एंगल अल्फा, एक आएगा ए, एक आएगा बी, एक आएगा एंगल अल्फा, एक आएगा ए और बी। थ्री डिमेंशनल में तीन पैरामीटर थे, ए बी सी तो एज का लेंथ था और अल्फा बीटा गामा भी आया था। लेकिन टू डिमेंशनल पैकिंग में कितने पैरामीटर डिफाइन करेंगे, दो तीन पैरामीटर, एक तो ए, एक बी और दूसरा एक एंगल। जैसे मान लो तुमसे हम बोले कि इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया सारे मार्बल्स को, इस तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं सारे मार्बल्स को बिल्कुल एक के नीचे एक। तो इसमें हम लोग तरह तरह का शेप निकाल सकते हैं। शेप कैसा कैसा हो सकता है, शेप हो सकता है कि ये एक स्क्वायर शेप निकले, बात समझ में आ रहा है, स्क्वायर शेप निकल सकता, इसमें रेक्टेंगुलर शेप भी निकल सकता। यूनिट सेल, एक अरेंजमेंट का सबसे छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, जिसको रिपीट करने से एंटायर लैटिस मिल जाए। तो मान लो पैकिंग इस तरीके से है तो आपके पास चॉइस है, या तो ये वाला पार्ट को यूनिट सेल मान लीजिए, क्योंकि ये भी अगर रिपीट किया जाए तीनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, तो पूरा लैटिस मिल जाएगा कि नहीं। अब जो हम लोग को शेप मिल रहा है वो टू डिमेंशनल में या तो स्क्वायर मिलेगा या तो रेक्टेंगल मिलेगा। ये हम लोग के ऊपर चॉइस है कि कैसा हम लोग यूनिट सेल उसमें से निकाल रहे हैं। खैर, कहने का मेरा ये मतलब है कि टू डिमेंशनल पैकिंग का अगर हम यूनिट सेल को इमेजिन करें तो उसमें तीन ही पैरामीटर आएंगे, एक तो लेंथ ये ए, दूसरा लेंथ बी, और ये एंगल जो हो गया गामा या अल्फा। कोई तीसरा पैरामीटर मिलेगा इसमें? नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो टू डिमेंशनल पैकिंग में तीन पैरामीटर डिफाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द पैकिंग, दैट इज ए, बी और दोनों के बीच का एंगल, दैट इज अल्फा। क्लियर? अब देखो, हम लोग ये टू डिमेंशनल प्लेन में पैकिंग किए हैं, मैंने मार्बल को रखे हैं, ऐसे रखने के तरीके को हम लोग कहेंगे स्क्वायर पैकिंग। बात समझ में आ रहा है? अब इस स्क्वायर पैकिंग में सबसे छोटा रिपीटिव यूनिट आपको निकालना है, सबसे छोटा रिपीटिव
क्योंकि पैकिंग में से हम लोग सबसे पहले यूनिट सेल निकालते हैं और यूनिट सेल का हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप 2 डायमेंशनल में सोचिए, 2 डायमेंशनल में सबसे छोटा यूनिट सेल आप क्या निकाल सकते हैं? 2 तरीका हो सकता है, या तो आप ये वाला पार्ट निकाल लो, है कि नहीं है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट निकाला जा सकता है। दूसरा चॉइस क्या हो सकता है इसमें? दूसरा चॉइस हो सकता है कि आप ये वाला पार्ट निकाल लो। अगर ये पार्ट को हम चारों तरफ रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली मेरे को ये पूरा 2 डायमेंशनल पैकिंग मिल जाएगा, है कि नहीं है? क्योंकि ये हर पार्ट हर जगह, या तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो। अब हम लोग इस पैकिंग में देखेंगे कि कितना एफिशिएंसी है, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, कितना खाली जगह और कितना पैकिंग वाला जगह। पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड फ्रैक्शन 2 टर्म होते। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कि उस एरिया में कितना एटम्स आ गया, वो एरिया कितने एटम से ऑक्यूपाई हो गया और कितना खाली जगह बच गया। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम इस स्क्वायर पैकिंग का सबसे छोटा यूनिट सेल निकालें, मान लो ये वाला यूनिट सेल हम निकालें, ये वाला पार्ट हम बाहर निकाल रहे, तो ये पार्ट मेरे को कैसा दिख रहा है? इस तरीके से दिख रहा है ना, है कि नहीं? कितना एरिया हो गया? अगर इसका लेंथ ए है तो ये भी लेंथ क्या होगा? ए। तो एरिया टोटल कितना हो गया इस यूनिट सेल का? ए स्क्वायर। और हमें यह भी पता है कि अगर ये दोनों मार्बल आपस में टच कर रहे हैं तो R प्लस R 2R A के बराबर होगा। 2R जो होगा वो A के बराबर होगा। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आपस में टच कर रहे हैं। ठीक, इस एरिया में कितना एरिया मार्बल से ऑक्यूपाइड हुआ? तो सर्कल का 1/4 है ये वाला, πr स्क्वायर बाई 4। लेकिन इस एरिया में कितना एरिया ऑक्यूपाइड बाई मार्बल्स? एरिया ऑक्यूपाइड बाई मार्बल्स, एरिया ऑक्यूपाइड बाई मार्बल्स विल बी 4 into πr स्क्वायर बाई, लिखेंगे ना? तो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया ये? πr स्क्वायर। अब यहीं पर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं कि ये टोटल एरिया था ए स्क्वायर, उसमें कितना एरिया मार्बलों ने ऑक्यूपाई किया? πr स्क्वायर। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई, चूंकि a 2r के बराबर है तो a स्क्वायर क्या होगा? 4r स्क्वायर के बराबर 4r स्क्वायर। r स्क्वायर कट गया, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 कितना आ रहा है? 3.14 डिवाइड बाई 4। देखो तो 0.47 जा 28, 48 जा 32.785 आ रहा है। या हम लोग बोल सकते हैं 78.5% ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड। इसी को हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। 2 डायमेंशन में सोच, अभी हम 3 डायमेंशन में नहीं गए। 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर मार्बल को अरेंज किया जाए, तुम्हारे पास पहला तरीका मार्बल का अरेंज करने का ऐसा है। अब इस अरेंजमेंट में हमको यह पता करना है कि कितना एरिया मार्बलों ने ऑक्यूपाई किया और कितना एरिया खाली रह गया। तो कितना एरिया मार्बलों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है? 78.5%। उसको पैकिंग परसेंटेज बोलेंगे, या 0.785 को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल। हमने ये यूनिट सेल मानते हुए सारा डेरिवेशन किया। आप ये यूनिट सेल मानते हुए डिराइव करो, पहले कॉपी करो, समझ के कॉपी करो। हमने वहां पर 2 यूनिट सेल निकाला हुआ है। पहला यूनिट सेल मैंने ड्रॉ करके डिराइव कर दिया, 78.5% आया। अब हम बोल रहे हैं कि आप, कोई जरूरी नहीं कि हम इसी को मानेंगे, मेरे लिए ये यूनिट सेल हुआ तो निकालो पैकिंग फ्रैक्शन कितना। अरे जब ये अरेंजमेंट में से ये पार्ट निकाल या ये पार्ट निकाल, या चाहो तो आप ये पार्ट निकाल लो। मान लो इसके नीचे भी एक मार्बल हम लगा दिए, ये पार्ट निकाल लो, कोई भी पार्ट निकालो।
तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग परसेंटेज तो सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इस बार हम लोग जो निकाले वो कुछ ऐसा शेप का दिख रहा है, ध्यान देना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके बीच में कंप्लीट मार्बल है और ये सारे मार्बल इस तरीके से इसको कॉर्नर से टच किए हुए हैं। ऐसे ही पार्ट निकाले ना, है कि नहीं? मान लेते कि यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, ए, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब ये तीनों आपस में टच कर रहे, ये लेंथ कितना हो गया? अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये लेंथ कितना हो गया? √2a, है कि नहीं? तो √2a विल बी इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r, 4r। बोलेंगे ना ये चीज? √2a विल बी इक्वल टू 4r, क्योंकि ये r है, ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है, तो 4r के बराबर होगा √2a। क्लियर है? तो a कितना आ गया? a आ जाएगा 2√2r। ठीक है, रहने दो। अब ध्यान दो, कितना एरिया ऑक्यूपाइड बाय मार्बल? एक तो कंप्लीट पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑक्यूपाइड बाय मार्बल्स, एरिया ऑक्यूपाइड बाय मार्बल कितना हो गया? एक तो पाई आर स्क्वायर कंप्लीट है और उसके बाद 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 बार, तो प्लस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आना चाहिए? पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना? ए स्क्वायर। लेकिन ए क्या निकाल चुके हो ये? तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8 आर स्क्वायर कट गया, 2 4 टाइम्स कट गया, फिर से देख पाई बाई 4 ही आया जो वहां पर हम लोग निकाले थे। दैट इज 0.785 पैकिंग फ्रैक्शन, 78.5 पैकिंग परसेंटेज। वॉइड फ्रैक्शन कितना? वॉइड फ्रैक्शन कितना? 1 माइनस 0.785 कितना आ रहा है? 0.215 वॉइड फ्रैक्शन बोलेंगे। वॉइड माने खाली जगह का कितना फ्रैक्शन है। क्लियर है यहां तक? अब देखो सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग जिसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में कैसे किए? मार्बल के नीचे मार्बल रखते चले गए 2 डायमेंशनल प्लेन में। अब एक और तरीका था आपके पास मार्बल को अरेंज करने का, और वो तरीका ये था कि पहला आप एक रो क्रिएट करो मार्बल का इस तरीके से, जो दूसरा रो क्रिएट करोगे ठीक इसके नीचे रखने के बजाय यहां पर आप ग्रूव में रखोगे। 2 मार्बल के बीच में जो ग्रूव बना वहां पर हम मार्बल को जमाए, यहां रख दिए, फिर यहां रख दिए, देखो, फिर यहां रख दिए, इस तरीके से, इस तरीके से। जो 2 मार्बल के बीच में जो ग्रूव बन रहा है उस ग्रूव में मार्बल को ऐसे इस तरीके से हम लोग जमाए, तो ऐसे पैकिंग को हम लोग हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग बोलते हैं। हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग बोला जाता है। समझ में आ रहा? अब बारी है मेरे को यूनिट सेल निकालने का, एक छोटा सा पार्ट इस पैकिंग से बाहर निकालने का और उसका एनालिसिस करने का। छोटा सा पार्ट जो निकल सकता है, ध्यान दे, इस तरीके से हम काट के बाहर निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट हेक्सागन निकला कि नहीं निकला? जो सबसे छोटा सा रिपीटिव पार्ट अगर इस अरेंजमेंट से बाहर निकाला जाए तो ऐसा निकलेगा। आप बोल सकते हो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरीके से एक रोम्बस को बाहर निकालो, ये भी तो निकाला जा सकता है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है?
चाहे तुम वो छोटा सा पार्ट निकालो या ये छोटा सा पार्ट निकालो, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग परसेंटेज दोनों में सेम आएगा। और कैलकुलेट करो, अब तक सीख गए हो तुम लोग कैसे निकालना है। तो इसमें अगर हम ये हेक्सागन वाला पार्ट को हम अलग से निकाल कर देख रहे हैं, हेक्सागन वाला पार्ट अगर हम लोग अलग से निकाल कर देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ऐसे दिख रहा है ना। तो सबसे पहले अगर हम बोले कि इस हेक्सागन का एरिया कितना है, एरिया हेक्सागन का टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, तो ठीक है, इस हेक्सागन को हम 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में इमेजिन कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होंगे, इसका एरिया कितना होगा बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता, अगर ये लेंथ ए है, हर जगह लेंथ क्या है ए मान लिए, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, क्योंकि ये भी लेंथ 2r है, ये भी लेंथ 2r है और ये भी लेंथ 2r है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका एरिया कितना आ जाएगा बताओ, एक का एरिया कितना आ जाएगा, √3/4 a²। ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे बताओ, ऐसे टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे 6। तो टोटल एरिया विल बी 6 × √3/4 a²। ये आ गया टोटल एरिया, हेक्सागन का टोटल एरिया। समझ में आ रहा सबको। अब कितना पार्ट मार्बल से ऑक्यूपाइड था, तो एक कॉर्नर पे कितना मार्बल आया होगा बताओ, एक कॉर्नर पे कितना मार्बल आया होगा। तो एंगल कितना है 120 डिग्री, 1/3, बिल्कुल 1/3। क्योंकि तुम देखो ये एंगल 120 डिग्री है, मतलब कि ये मार्बल को इसने बिल्कुल 3 बराबर पार्ट में काटा हुआ है, 120, 120, 120। तो यहां पर 1/3 आया होगा, तो ये वाले 1/3 है। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1/3 × 6। अरे समझ में आ रहा है। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय मार्बल्स विल बी इक्वल टू 6 × 1/3 πr² प्लस, और एक पूरा πr² क्या है बीच में, प्लस πr²। तो टोटल कितना हो गया ये 2 + 1 दैट इज 3 πr²। पैकिंग फ्रैक्शन 2 डाइमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है, एरिया ऑक्यूपाइड इज 3 πr² डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना था ये 2 × 3 × इट इज 3√3a²/2। तो इंटू 2 कर दिए, 3 कट गया, ये बन गया 2 πr² अब a और r में क्या रिलेशन है, तो दोनों मार्बल आपस में टच कर रहे हैं, तो एक इसके बराबर है 2r के बराबर, r + r दैट इज a 2r के बराबर। यहां पर हम लोग लिख दिए, तो यहां आ जाएगा आपका 2 πr² डिवाइडेड बाय √3a²। क्या हो गया 4r², कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, तो आ जाएगा π/2√3, π/2√3 कितना आ रहा वैल्यू, कितना आ रहा है एग्जैक्टली वैल्यू, पाई 3.14 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 1.732 0.906 0.906 मतलब पैकिंग परसेंटेज कितना हो गया 90.6%। अब तुम खुद बताओ कि कौन सा पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग है, कौन सा पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग है, हेक्सागनल वाला कि स्क्वायर वाला।
तो स्क्वायर में पैकिंग फ्रैक्शन 78.5 आया और हेक्सागोनल में पैकिंग फ्रैक्शन 90.6 आया। तो डेफिनेटली सॉलिड कौन सा पैकिंग में जाना पसंद करेगा, स्क्वायर में कि हेक्सागन में? हेक्सागन में, क्योंकि यहां पे पैकिंग परसेंटेज ज्यादा है। समझ में आ रहा? क्लियर है? इसी के बेसिस पे एक सवाल लिखो जो जेई में आ चुका है, जल्दी कॉपी करो। आप चाहो तो ये यूनिट सेल को मान के भी ट्राई कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? सवाल लिखिए। Marbles of 10 millimeter is provided. They are to be placed such that their centers are lying in a square bounded by 4 lines, each of length 40 mm. What will be the maximum number of marbles present in the square? (10 mm diameter) कोई आंसर सही नहीं है। सॉल्व करने का तरीका देखो। ऑब्वियसली अगर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल चाहिए तो हम स्क्वायर पैकिंग तो नहीं करेंगे, हम तो हेक्सागोनल वाला करेंगे, क्योंकि उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा मार्बल आता है, इसी को बोलते हैं ना हायर पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग हेक्सागोनल टाइप करेंगे। हेक्सागोनल टाइप करने का मतलब जैसे मान लो कि ये एक मार्बल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। चौथा के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पता है कि 40 mm का ही डायमीटर है, 40 mm का ही लेंथ है तार का। तो तार जो है वो यहां से यहां तक ही तो है, ऐसे टच किया हुआ, मान ले ऐसे टच किया हुआ है 40 ऐसे, समझ में आ रहा? और यहां से भी नीचे जाएगा ऐसे 40, यहां से भी नीचे जाएगा ऐसे 40, और ऐसे बनेगा नीचे 40। ऐसे ही होगा ना? 4 आ गए ये 40 के अंदर। क्लियर? अब मेरे पास क्या है तरीका लगाने का? इस तरीके से ये लगा यहां पहला, ये लगा दूसरा, ये लगा तीसरा, और ये लगाए मान ले चौथा। ये भी ऐसे लगा दिए मान लो। अब तुम खुद बताओ कि ये सेंटर है, ये भी सेंटर है। थोड़ा डायग्राम गड़बड़ बन गया है, लेकिन ऐसे मानना कि ये सेंटर है। ये सेंटर से ये सेंटर तक का लेंथ कितना? ये तो हो गया 30, ये हो गया 5, 35, और इधर से 5, 40। तो जरूर ये जो तार है इसके सेंटर से ही पास कर रहा है। अब इसी तरीके से हम अरेंज करते चले जाएंगे।
और मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स निकालना है कि ये 40 mm बाई 40 mm का स्क्वायर में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स आ सकता है। ठीक है, तो हम रैंडमली इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फिर किए। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ऐसे करके पांचवा। लेकिन हमको ये हिसाब नहीं मिल पाएगा इधर से नीचे जब जाएंगे कि कितना लेयर तक जाए, क्योंकि मार्बल एक दूसरे के नीचे नहीं है ना। अगर एक दूसरे के नीचे रहता तो 4 ही लेयर बन पाता, क्योंकि 10, 10, 10, 10, लेकिन एक दूसरे के ठीक नीचे होता तब। लेकिन ये तो ग्रूव में प्रेजेंट है। तो अब हम लोग को ये चेक करना है कि इसमें देख, ये पॉइंट यहां से यहां वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखो, ये होगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब फिर जब नीचे गए तो बना एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर नीचे गए तो बनेगा एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर नीचे गए तो एक और बना इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? तो ये वाला लेंथ कितना है यहां से यहां तक? 5। तो अगर मैं ये हाइट निकाल लूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, माने अगर ये हाइट मेरे को पता चल जाए कि ये लेंथ कितना आ सकता है, ये लेंथ कितना आ सकता है, तो हम बता देंगे कि कितना लेयर बनेगा मार्बलों का। ये सब लेंथ बराबर होगा ना, यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ बराबर होगा ना। मान लेते हैं कि ये लेंथ है x, तो nx + 5 किसके बराबर होना चाहिए? 40 के बराबर, क्योंकि ये वर्टिकल लेंथ कितना होना चाहिए? 40 का स्क्वायर है ना। तो 40 किसके बराबर होना चाहिए? ये 5 प्लस ये लेंथ, मान ले n नंबर ऑफ लेंथ आया और x है उसका लेंथ मान ले, तो nx, अगर ये लेंथ अगर x है तो n टाइम्स x + 5 दैट शुड बी इक्वल टू 40। होगा कि नहीं? अब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू। x का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लोगे। ये कितना है? 5 और 5 10 है। 10 sin 60, x क्या है? 10 sin 60, यही है ना 10 sin 60। 10 sin 60 कितना आ रही है? 10 इंटू √3 बाई दैट इज 5√3। क्लियर है? तो n इंटू 5√3 + 5 विल बी इक्वल टू 40। यहां से n निकल जाएगा, यह आ जाएगा n√3 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। n√3 इज इक्वल टू 7। तो n कितना आ रहा है? 7/√3। 7/√3 कितना होगा? 7/√3 कितना होगा? चेक करो। 7 डिवाइडेड बाई 1.732, यह आ रहा है 4.03, मतलब 4। तो ऐसे लेंथ 4 हो सकते हैं, मतलब कि 1, 2, 3 और एक और आएगा 4, मतलब कि यहां पर भी एक और लेयर बनेगा। समझ में आ रहा है? और ये जो लेंथ होगा, ध्यान दे, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हो गया? 40 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या किए ये समझ में आ रहा है? मार्बल को हेक्सागोनल तरीके से हम जमा रहे हैं। मेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि ये लेंथ 40 है, लेकिन ये कहां तक जाएगा ये कैसे हम समझ जाएं? जबकि मार्बल एक के नीचे एक नहीं है, एक के नीचे एक होता तो 4 लेयर बनता, 40 हो जाता। लेकिन ये तो ग्रूव में लगा हुआ है ना यार। समझ में आ रहा है? तब हम ऑब्जर्व किए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हाइट, अगर हम लेयर बाय लेयर बनाते चले जाएं तो ये जो हाइट है ये रिपीट कर रहा है कि नहीं? तो 5 प्लस ये हाइट का सम किसके बराबर होना चाहिए? 40 के बराबर होना चाहिए। तो कितने हाइट आएंगे? यहां से सॉल्व करके हम निकाल लिए 4 ही हाइट आएंगे, मतलब कि ये 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है? मतलब कि यहां पे अगर हम लाइन ज्वाइन करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 40। अब कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कितने मार्बल आए। समझ में आ रहा है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14 तो कंप्लीट वाले आए, बाकी देख आधा 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 16 हो गए, ये दोनों आधा आधा 17 हो गए, ये दोनों आधा आधा 18 हो गए। इसका आंसर 18 है। सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? क्लियर? थ्री डी पैकिंग। So in this packing we use 6 parameters। जैसे 3D पैकिंग में 6 पैरामीटर हम कैसे बताए थे? ये 3 डायमेंशनल यूनिट सेल हुआ, ये A हो सकता है, ये B हो सकता है, ये C हो सकता है। A B C यूनिट सेल का एज लेंथ, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा। तो एंगल कितने हो गए? अल्फा बीटा गामा। तो टोटल ऑल टुगेदर कितने पैरामीटर्स हो गए? 6 पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द 3D पैकिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है। वेरियस यूनिट सेल, हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। और क्यूबिक यूनिट सेल 3 प्रकार से एग्जिस्ट करता है, पढ़े थे। सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड तो होता नहीं है। तो सबसे पहला सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। तो सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, एक क्यूब हम लोग इमेजिन किए, बिल्कुल परफेक्ट क्यूब। इस क्यूब का एज लेंथ क्या होगा? ए और ए। और चूंकि सिंपल वाला हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो लैटिस पॉइंट कहां होगा? लैटिस पॉइंट होगा सारे कॉर्नर्स पे। बस सारे कॉर्नर्स पे अगर लैटिस पॉइंट है तो वो क्या कहलाता है? सिंपल, क्यूबिक, सिंपल या प्रिमिटिव। और हम लोग क्यूबिक वाला पढ़ रहे पहले, तो सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक नाम देंगे इसको। पहले हम लोग एरिया ऑक्यूपाइड बाय मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया पैकिंग फ्रैक्शन कह रहे थे। अब 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 3D में हम लोग किस में बात करेंगे? वॉल्यूम में बात करेंगे कि कितना वॉल्यूम मार्बल ने ऑक्यूपाई किया या कितना वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाई किया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सिंपल में, सिंपल वाला जो यूनिट सेल होता है उसका अगर एक स्क्वायर फेस को अगर आप देखें, ये स्क्वायर फेस अगर आपको दिख रहा है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कॉर्नर वाले एटम आपस में टच करके रहते हैं। ये सब एटम है। एक स्क्वायर फेस को अगर आप देखोगे ना, ये स्क्वायर फेस को देखोगे, ये और ये एटम आपस में इस एज के अलोंग टच कर रहा है, ये दोनों भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। तो आपको ऐसा दिखेगा। ये सारे क्या है? एटम्स हैं। बात समझ में आ रहा? और ये लेंथ क्या हो गया यहां से यहां तक? ए, रेडियस ऑफ द एटम।
लेट रेडियस ऑफ द एटम विल बी इक्वल टू आर, तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक में द एटम्स टच ईच अदर अलोंग द एज, एटम्स टच ईच अदर अलोंग द एज, एज के अलोंग दे टच ईच अदर, ए इज इक्वल टू 2r। ठीक, ओके। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने हो गए? सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो कॉर्नर पे कितने एटम मौजूद रहता है? 1/8 लिखा है था ना, कॉर्नर पे 1/8, फेस सेंटर पे आधा, बॉडी सेंटर पे 1 पूरा और एज पे 1/4। तो एक कॉर्नर पे कितना एटम मौजूद है? 1/8। टोटल कितने कॉर्नर हैं? 8। तो हम लोग लिखेंगे 8 × 1/8, सिर्फ एक ही टोटल एटम मौजूद है कि नहीं? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो गया? 4/3 πr³। एक ही एटम टोटल ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना? a³, क्यूब का वॉल्यूम a³। समझ में आ रहा है? तो अब निकालेंगे यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन कितना? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल दैट इज a³। हमें पता है a 2r के बराबर है, तो 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 2r का होल क्यूब इज 8r³। r³ कट गया, 4 8 2 times, so it will become π/6। कितना आ रहा π/6? π/6 कितना? 52.3, 0.523। पैकिंग परसेंटेज कितना? पैकिंग परसेंटेज कितना हो गया? 52.3% हो गया। खाली जगह का परसेंटेज, वॉइड परसेंटेज कितना? वॉइड परसेंटेज 100 - 52.3 कितना आ रहा है? ये 47.7। अगर मान लो इससे बोला जाए डेंसिटी निकालना है इसका, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो एक क्यूब है, मास किसके वजह से आएगा? एटम के वजह से आएगा, है कि नहीं? है टोटल कितने एटम इसमें? एक, है कि नहीं? एक एटम बोलो या एक मॉलिक्यूल बोलो या एक आयन बोलो, ओवरऑल, है कि नहीं? चलो एक एटम है, ओवरऑल कितने एटम है इसके अंदर? एक। उस एक एटम का मास कितना होगा? उस एक एटम का मास कितना होगा? तो एक एटम डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। नंबर को जब अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? मोल। तो 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर क्या बन गया? मोल। मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट बन गया मास। अरे जितने एटम्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है, उसको अगर अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो वो मोल बन जाएगा ना। तो यहां पर चूंकि एक ही एटम है तो 1 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर क्या बन गया? मोल। और वो मोल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट क्या दे देगा? मास। और वॉल्यूम कितना है? a³ है,
इस फॉर्मूले को लगा के हम लोग डेंसिटी बता देंगे यहां पर। एनसीईआरटी दिखाना। एक फेस को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये एज के अलोंग टच कर रहा है। 4 मार्बल नीचे रखो, उसके ऊपर ठीक 4 मार्बल रख दो ऊपर, वो क्यूबिक अरेंजमेंट हो जाता है और उसमें से क्यूब काट के निकालो तो ऐसे ही दिखेगा। क्लियर है? पेज नंबर 10 देखते जाओ, डिराइव करते जाओ। खैर ये तो खैर आसान है, समझ में आ जाएगा। आगे जब हम पैकिंग बताएंगे उसमें ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन होता है? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर एटम के लिए इसका कितना नियरेस्ट नेबर है, यहां कितना दिख रहा है? तो ये इसके साथ टच किए हुए है, ये इसके साथ टच किए हुए और ये इसके साथ टच किए हुए, एज के अलोंग टच करता है ना। तो फिलहाल यहां पर इसके लिए कितना दिख रहा है? 3। तो क्या 3 ही आंसर होगा? है? इधर भी तो सामने होगा, पीछे भी होगा, नीचे भी होगा। तो टोटल कितना आ रहा है? 6। जैसे 3 आपको दिख रहा है वैसे 3 और भी तो होंगे इसके लिए। तो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितना आ रहा है? 6। लेकिन इसका शॉर्टकट याद रखना, हर एक जगह वैलिड है। ऐसे बोलो, 1/8 के लिए 3। 1/8 एटम के लिए कितना है? 3। तो 1 के लिए कितना? 24 आ रहा है। लेकिन ये 24 में बहुत चीज रिपीट हुआ है। 1/8 के लिए 3, जैसे ये अगर इसके साथ टच कर रहा है तो 24 में ना ये वाला चीज 2 बार काउंट हो गया। नहीं समझ रहे? क्योंकि इसके ठीक बगल में जैसे 1/8 था तो पूरा के लिए हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 24। लेकिन वो रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि इसको आप 2-3 बार काउंट कर ले रहे हो। एक बार इस क्यूब के लिए काउंट करोगे, इसके बगल में जो क्यूब रखा हुआ है, इसके बगल में जो क्यूब रखा हुआ है उसके लिए भी काउंट कर लिए, उसके नीचे जो क्यूब रखा है उसके लिए भी काउंट कर लिए। एक ही चीज को आप 2-3 बार काउंट कर लिए। 1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए कितना? 24। लेकिन 24 आंसर नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस 24 में बहुत बार चीज रिपीट हुई है। एक्चुअल आंसर कैसे लाना है, ऐसे समझना। ये दोनों का लाइन ज्वाइनिंग था ना, इसका नियरेस्ट नेबर यही है ना। इस लाइन को कंप्लीटली ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए? इस लाइन को कंप्लीटली ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए? इसके ठीक बगल में 1 रख दे और 2 फिर सामने से चिपका दे। टोटल कितने चाहिए? 4। 4 क्यूब चाहिए ना, माने वो 4 जगह रिपीट हुआ है। डिवाइडेड बाय 4, आंसर हो जाएगा 24/4, दैट इज। तो जो पहला नेबर है ना उसका लाइन ज्वाइन करो और उस लाइन को ढकने के लिए कितना क्यूब है, वो क्यूब का जो नंबर है उसे डिवाइड कर देना। 1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए 24। ठीक है, लेकिन फिर उसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड टू कवर दैट लाइन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में कितना? 6। समझ में आ रहा है? और पहला नियरेस्ट नेबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। और ये पहला नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे था? A डिस्टेंस पे था। कितना डिस्टेंस पे था? A डिस्टेंस पे था। अगर हम यहीं पे तुमसे बोले कि सेकंड नियरेस्ट नेबर बताओ, सेकंड नियरेस्ट नेबर का नंबर बताओ। अब इसके लिए दूसरा नियरेस्ट नेबर कहां पर है बताओ? कहां पर है दूसरा नियरेस्ट नेबर? तो तुरंत बोलेंगे ये वाला है। अब दूसरा नियरेस्ट नेबर ये वाला तो A था और ये डिस्टेंस कितना हो गया? √2a। अबे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां से ये दूसरा नियरेस्ट नेबर हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। समझ में आ रहा है? ये दूसरा नियरेस्ट नेबर हुआ। कितने डिस्टेंस पे? √2a डिस्टेंस पे। कितने होंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर? ठीक है, लाइन ज्वाइन कर दिए बेटा। 1/8 के लिए 3 मेरे को क्लियर दिख रहा है।
1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए कितना 24, 1 के लिए कितना 24। अब इस लाइन को ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए, एक और मैंने 2 क्यूब मिलकर इस लाइन को ढक देगा, इसके बगल में क्यूब सटा दे, कवर हो गया ना। 24 को 2 से भाग दे दिए, कितना आ रहा है 12। इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने हैं 12, लेकिन 12 को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलना, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, जो कि 6 है। समझ आ रहा। तीसरा नियरेस्ट नेबर बता, थर्ड नियरेस्ट नेबर। थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, तो तीसरा नियरेस्ट नेबर ये है बेटा, कितने डिस्टेंस पे, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है √3a, √3a डिस्टेंस पे। अब बताओ 1/8 के लिए कितना है, 1/8 के लिए 3 दिख रहा है, कहां है 3, 1/8 के लिए कितना 1, तो 1 के लिए कितना 8 है कि नहीं। अब इस 8 को डिवाइड करेंगे, ये दोनों को ज्वाइन करे जो लाइन, उसको कितना क्यूब कवर कर देगा, तो बॉडी के अंदर में है, उसको दूसरा क्यूब की जरूरत ही नहीं है, एक ही, तो 8/1। आंसर कितना हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा। पहला नियरेस्ट नेबर, दूसरा नियरेस्ट नेबर, तीसरा नियरेस्ट नेबर, समझ में आ रहा है, क्लियर है। एनसीईआरटी लाए हो ना सब लोग, एनसीईआरटी का वो लैटिस देख पेज नंबर 7 पे जो बना हुआ है, पेज नंबर 7 पे जो बना हुआ है, देख पेज नंबर 7 के ऊपर में जो एक लैटिस बना हुआ है कोने में, देखो बीचों बीच जो एटम है उसको गौर से देख, और देख वो कितने के साथ टच किए हुए हैं, 6 के साथ दिखेगा, दिख रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे, दिख रहा बीच वाले का 6 दिखा, यस सर और नो सर, 6 दिख गया, नहीं दिखा, बुक ही नहीं लाया। अगला क्लास में ये ड्राइंग को प्रैक्टिस करके आना, हमसे तो आज तक सही बना नहीं है, देखते हैं तुम लोग बना लो। ये जो है ना ये वाला, ये खुद से बनाना पेपर पे 2 बार, है कि नहीं। बढ़ा चौथा नियरेस्ट नेबर, ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ा चीज है। फोर्थ नियरेस्ट नेबर कितने, तो यार अब तो सब खत्म हो गया, अब चौथा नियरेस्ट के लिए मेरे को कहां जाना पड़ेगा, ठीक ये वाला क्यूब, इसके बगल में जो दूसरा क्यूब जो सटा हुआ है वहीं मिलेगा ना चौथा नियरेस्ट नेबर यार। तो कितना डिस्टेंस में मिलेगा, 2a में मिलेगा। मैंने अब चीजें क्या होंगी, रिपीट होंगी, समझ आ रहा। तो चौथा हो जाएगा फिर 6, पांचवा हो जाएगा 12, छठा हो जाएगा 8, समझ में आ रहा है। फिफ्थ नियरेस्ट नेबर 12, सिक्स्थ नियरेस्ट नेबर 8, रिपीट हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक में कितने भी नियरेस्ट नेबर निकालने को आ जाए, निकल जाए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्यूबिक सिस्टम में बीसीसी किसे कहते हैं, सारे कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट और बीच में एक पूरा एटम बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो ध्यान रखना कि बीसीसी में जो एटम टच करता है आपस में, वो बॉडी डायगोनल के अबाउट टच करता है। इन बीसीसी atoms
touch each other along body diagonal, atoms touch each other along body diagonal. ये जो कॉर्नर वाला एटम है ना वो कुछ ऐसे, ये बीच वाला एटम जो है वो बिल्कुल इस तरीके से, और एकदम ऑपोजिट ये वाला कॉर्नर जो है वो इस तरीके से. दे टच ईच अदर अलोंग द बॉडी डायगोनल लेंथ. और ये बॉडी डायगोनल लेंथ कितना होता है? √3a होता है. सबको पता है? तो R 2R R मतलब कि 4R विल बी इक्वल टू √3a. R इज √3/4a. BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना BCC में? 8 × 1/8 कॉर्नर. 8 कॉर्नर पे 1/8 एटम और प्लस एक कंप्लीट बीच में, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 2. तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आना चाहिए? पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 2 × 4/3πr³. 2 × 4/3πr³ divided by a³. So it is 8/3πr³ divided by a³. a कितना है? 4r/√3. तो 4r/√3 का होल क्यूब. सिंप्लीफाई करो. 8/3 × π. √3 का क्यूब क्या आएगा? r³ तो कट गया. √3 का क्यूब क्या आएगा? 3√3 आएगा. और डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब क्या आएगा? 64 आएगा. यही आएगा ना. तो 8 टाइम्स 3 कट गया, मतलब √3π/8. एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं. √3 1.732 इंटू π 3.14 डिवाइडेड बाई 8 67.9 या 0.68. तो पैकिंग फ्रैक्शन 68%, वॉइड फ्रैक्शन 32%. तो यार सिंपल क्यूबिक से ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग है ना ये. सिंपल क्यूबिक में तो 52% आया, इसमें 68% आया. डेंसिटी निकालना पड़े तो क्या लिखोगे? 2/एवोगाड्रो नंबर. टोटल कितने एटम थे इसमें? 2. ये हो गया मोल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय a³. क्लियर? अब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, पहला नियरेस्ट नेबर इसके कितना डिस्टेंस पे मिलेगा? पहला नियरेस्ट नेबर किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए पहला नियरेस्ट नेबर कौन है? यहां जो है वो ना, क्योंकि ये तो सीधे इसी के साथ टच किए हुए है, ये इसके साथ वही टच कर रहा. तो कितना डिस्टेंस पे मिलेगा? √3a/2 पे मिलेगा. कितना मिलेगा? 1/8 के लिए 1 और तो नहीं है ना. तो 1 के लिए कितना हो गया? 8. और ये लाइन ज्वाइन करने के लिए कितना क्यूब चाहिए? 1 8/1. दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर BCC में 8. सेकंड नियरेस्ट नेबर बता कितना? दूसरा नियरेस्ट कौन है? ये हो गया ना. कितना डिस्टेंस पे? a डिस्टेंस पे 1/8 के लिए कितना है? 1 2 3 है कि नहीं?
1 बटे 8 के लिए 3, 1 के लिए कितना 24, इसको ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए 4, 24 बटे 4 कितना 6। थर्ड नियरेस्ट नेबर कितना डिस्टेंस पे मिलेगा √2a पे मिलेगा। कितने हैं 1 2 3, 1 बटे 8 के लिए 3, 1 के लिए 24, और इस लाइन को ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए 2, 24 बटे 2 कितना आ रहा है 12। और चौथा नियरेस्ट नेबर कितने पे मिल रहा है √3a पे मिलेगा, कितना आएगा 8।